वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस सेकेंड पार्ट। और आज भी हम ऐसे प्रीपोजिशंस का यूज पढ़ेंगे जो कि सेंटेंस में टाइम को इंडिकेट करते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास है ये। सारे प्रीपोजिशंस ही वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो आप इस पूरी क्लास में पूरे समय इस वीडियो को देखें और समझें, और बहुत सारे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं जिनमें आपको जो डाउट्स हैं वो डाउट भी आप उनको क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिंस का यूज। सिंस का यूज कैसे किया जाता है? सिंस का यूज इन द पास्ट टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जो सिंस का यूज है वो हम कोई भी ऐसी बात जो कि पास्ट से शुरू हो और मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जो अभी हम बोल रहे हैं यहां तक वो एक्शन चल रहा हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं कि मैं सुबह से पढ़ रही हूं। तो सुबह से पढ़ रही हूं का मतलब है कि ये सुबह है, और पढ़ रही हूं का मतलब कि अभी तक, इन द पास्ट टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। तो ये जो मेरा पढ़ने का एक्शन कहां से शुरू हुआ? यहां से शुरू हुआ, यानी यहां पास्ट से शुरू हुआ, और पास्ट से शुरू होकर फिर क्या हुआ? यहां तक। और ये यहां तक कौन सा समय? मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, मेरे बोलने के समय तक मैं वो काम कर रही हूं। तो सिंस क्या करता है? पॉइंट ऑफ टाइम से एक्शन बतलाता है। जो टाइम है वो पॉइंट में प्रिसाइज रहता है, एग्जैक्ट रहता है। तो ये सिंस का जो मीनिंग है दैट इज वो ये सिंस का मीनिंग है। सिंस, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। सिंस 9 AM, जो सिंस 9 AM, जैसे हम लोगों ने एट में देखा था ना फिक्स टाइम पर, ये टेंस से है यहां पर। सिंस 9 AM, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997, कोई भी ईयर हो सकता है। सिंस आई लेफ्ट, कोई भी काम है, आपने कहा कि वो तब तक वैसा कर रहा था जब तक कि मैं वहां से नहीं गया। सिंस आई लेफ्ट। सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, कोई भी काम शुरू होने का उसके पहले भी हम सिंस। तो ये जो सिंस है ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का यूज किया जाता है। किस चीज के लिए किया जाता है? प्रिसाइज मोमेंट इन टाइम, यानी समय में, जब समय एक निश्चित रूप में दिया गया हो, जब समय पॉइंटेड दिया गया हो, तब उस समय सिंस का यूज करेंगे। अब इधर देखते हैं हम फॉर। तो जो फॉर का यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी यहां पर एक ड्यूरेशन रहता है, पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। कि मैं, अब यहां पर मैंने क्या बोला था कि मैं सुबह से पढ़ रही हूं। अब यहां पर क्या होगा? मैं, मान लीजिए मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूं। तो यहां पर क्या हुआ कि ये एक ड्यूरेशन है, और इस ड्यूरेशन में एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए हम यहां पर सिंस का यूज ना करके फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि यहां दिया था 9 AM, तो यहां पर टाइम कैसा दिया गया? 20 मिनट्स। ये 20 मिनट्स का ड्यूरेशन है। यहां पर मंडे दिया गया था, तो यहां पर फॉर 3 डेज ड्यूरेशन दिया गया। 6 मंथ, यहां पर आपको एक मंथ का नाम दिया गया है, यहां पर ड्यूरेशन दिया गया है। यहां पर ईयर दिया गया है, यहां पर ईयर का ड्यूरेशन दिया गया है। फॉर 2 सेंचुरीज, मान लीजिए कहीं पर सेंचुरी दिया गया है 21st सेंचुरी, तो यहां पर सेंचुरी को जो एग्जैक्ट नहीं दिया गया, कौन सी सेंचुरी, यहां पर ड्यूरेशन दिया गया। फॉर ए लॉन्ग टाइम, टाइम भी लॉन्ग टाइम, यानी उसका ड्यूरेशन है फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो वो हमेशा कब तक? तो इस तरह से ये जो फॉर का यूज है वो ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। टाइम की क्वांटिटी बतलाता है, मात्रा बतलाता है, कितना समय। और जो सिंस है, सिंस क्या बतलाता है? पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है कि जो वो वर्ब है उसका जो एक्शन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट हमेशा पास्ट से चलेगा, पास्ट के बाद में वो कहां तक? एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय तक वो जो वर्ब का एक्शन चलता रहेगा। तो ये है सिंस एंड फॉर का कैसे यूज किया जाता है।
अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उन एग्जाम्पल से आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पर आपको सिंस को फिल करना है, कहाँ पर फॉर लगाना है। लेकिन उसके पहले आप इस पॉइंट्स को नोट कर लें, फिर हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे सिंस एंड फॉर की। और अब हम लोग एक एक्सरसाइज देखते हैं कि कैसे सिंस और फॉर के जो हमने रूल्स पढ़े थे वो सेंटेंसेस में कैसे उनको अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन हियर सिंस मंडे। मंडे है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इन सब के पहले सिंस लगेगा। आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, तो सिंस का मतलब क्या? आई हैव बीन हियर, मैं यहां हूं। कब से? मंडे। जो हमने पढ़ा था कि पास्ट में यानी मंडे से एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब मैं ये बात कह रही हूं तब तक आई हैव बीन हियर। तो सिंस का मतलब क्या है? सिंस का हम यूज कहाँ करते हैं? पास्ट से, यानी जहां से वो टाइम दिया गया वहां से बोलते समय तक कंटिन्यू वो वर्ब का एक्शन चल रहा है। आई हैव बीन हियर सिंस मंडे। आई लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। ये देखो, ये टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट है, इसमें हैव, हैज बीन कुछ नहीं है। आई लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। तो जब सिंपल पास्ट में फॉर का यूज किया जाता है तब इसका मतलब क्या होता है कि मैं इस घर में 5 साल रहा। इसका मतलब ये है नाउ आई डोंट लिव, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय अब मैं इस घर में नहीं रहता हूं या नहीं रहती हूं। तो जब सिंपल पास्ट में फॉर का यूज किया जाता है इसका मतलब ये है कि जो ये एक्शन है बिगिन इन द पास्ट, जो वर्ब है वो पास्ट में ही उसने एक्शन किया, टर्मिनेटेड, और पास्ट में ही वो कार्य भी समाप्त हो गया। यानी जो वर्ब थी उसने पास्ट में ही एक्शन किया और पास्ट में ही वो काम पूरा हो गया। एट प्रेजेंट अब वो नहीं है। तो इस सेंस में फॉर का यूज सिंपल पास्ट में किया जाएगा। आई लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। इसका मतलब ये है कि पास्ट में मैं इस मकान में 5 साल रहा, बट अब नहीं रहता हूं, यानी वो जो रहने का काम है वो अब नहीं है। इस सेंस में फॉर का यूज। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1990। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है? देखो, बार बार सिंस 1990 का मतलब है कि 1990 से कंटिन्यूअस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जो भी वर्ब है, जो भी वर्ब वहां पर एक्शन कर रही है वो कैसे कर रही है? पास्ट से लेकर अभी तक लगातार। आई शेल गो टू दिल्ली फॉर 2 weeks। जो ये फॉर का यूज है ये सब टेंस में होता है, लेकिन सिंस का यूज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाता है। आई शेल गो टू दिल्ली फॉर 2 weeks। 2 हफ्ते के लिए दिल्ली मैं जाने वाली हूं या मैं जाऊंगी, तो फॉर। दिशा एंड दीपा आर इन द लाइब्रेरी फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगेन यहां पर एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज होगा। आई हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 years। यहां पर भी एक ड्यूरेशन है 3 years का, तो यहां पर फॉर का यूज होगा। माई पेरेंट्स वॉक फॉर 20 minutes ए डे। 20 minutes ड्यूरेशन है। टेंस देखिए आप, सिंपल प्रेजेंट है, तो जो फॉर का यूज है वो सभी टेंस में होता है टाइम के लिए। तो फॉर 20 minutes अ डे। शी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस नून। डेफिनेट टाइम है, निश्चित टाइम है, फिक्स टाइम है, तो वो आप फिक्स टाइम या जो कहना चाहिए कि जो एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां पर क्या हुआ? सिंस का यूज हुआ। सिंस का और फॉर का हमको यूज करते समय बस यही बात ध्यान रखनी है कि यदि जो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, प्रिसाइज टाइम है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तब वहां पर हमको सिंस का यूज करना है। और जहां पर फॉर का यूज हम कहाँ करेंगे? जहां पर कि वो टाइम एक पीरियड के रूप में दिया गया, अंतराल के रूप में दिया गया है, वहां पे एक निश्चित उसका टाइम नहीं दिया गया कि सोमवार से है कि जनवरी से है कि दोपहर से है कि सुबह से, घंटे, मिनट, साल, इस तरह से दिया गया है, तो वहां पर हम
फॉर का यूज करेंगे। ये सिंस और फॉर ज्यादातर कॉम्बिनेशन में ही आते हैं आपको, कि आप उसको टेंस के बेस पर भी पहचान सकते हैं। तो आप इस तरह से भी इनको अपने जो एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी जो आपसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को इस तरह से भी पहचान कर दूर कर सकते हैं। जल्दी से इस एक्सरसाइज को भी नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ते हैं बाय प्रीपोजिशन का यूज बिफोर और आफ्टर। बाय का एक बहुत अच्छा यूज है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब कुछ भी इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसको हिंदी में सोचते हैं या उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, फिर देखते हैं कि अब ये शब्द को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। आपकी घड़ी में क्या बजा है, तो हम सोचेंगे घड़ी में, यानी इन द वॉच होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अंग्रेजी अंग्रेजी है और हिंदी हिंदी है। हिंदी के अपने रूल्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं। हम एक लैंग्वेज के रूल्स को दूसरे लैंग्वेज में अप्लाई नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग, जब टाइम पूछा जाता है, घड़ी में टाइम पूछा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू बाय क्लॉक वॉच, जो भी घड़ी में आप बता रहे हैं उसके पहले बाय लगाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जनरली इसमें गलती हो जाती है। क्यों गलती होती है? क्योंकि हम उसको हिंदी में सोचते हैं। इट इज जस्ट 9 बाय माई वॉच, बाय माई वॉच, बाय माई वॉच। तो यहां पर जो बाय का यूज किस लिए करेंगे हम? जो टाइम है अकॉर्डिंग टू माई वॉच या क्लॉक। क्लियर? फिर जो बाय का और अच्छा यूज है, बहुत अच्छा यूज है, बाय ए टाइम डेट पीरियड। मान लीजिए आपको कोई काम करने को बोला गया और आपसे कहा गया कि आपको ये काम बाय मंडे करना है, बाय मंडे। एक आपको डे दे दिया, या बाय 10th ऑफ मार्च करना है, या बाय 5 PM करना है। आपको क्या किया? टाइम दिया गया या डेट दिया गया या कोई भी ड्यूरेशन दिया गया। तो यहाँ पर बाय का मतलब क्या है? कि बाय का मतलब ये है कि जो भी टाइम दिया गया है, मान लीजिए ये टाइम है, तो आपको वो काम है वो इसके पहले करना है, लेकिन इसके बाद नहीं। आप यहां तक काम कर सकते हैं और इसके पहले कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में नहीं कर सकते हैं। जैसे कई बार कहते हैं कि कम बाय 5 o'clock, तो इसका मतलब क्या है कि 5 o'clock के पहले आ जाएं, लेकिन उसके बाद नहीं। 5 o'clock तक भी आ जाएं, 5 o'clock के पहले आ जाएं, लेकिन नॉट आफ्टर दैट। तो ये बाय का यूज है कि जो भी आपको टाइम डेट पीरियड दिया गया है, एट दैट टाइम, या तो उस टाइम पर या उसके पहले, लेकिन उसके बाद में नहीं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। वी शैल फिनिश दिस वर्क बाय 5 PM टुडे। वी शैल फिनिश दिस वर्क बाय 5 PM टुडे। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस काम को फिनिश करेंगे। कब तक? बाय 5 PM। ये यहां पर, ये घड़ी में ये 5 PM है यहां पर। तो इस 5 PM के या तो पहले ही हो जाएगा या यहां हो जाएगा, लेकिन इसके बाद में नहीं। बाय जो भी टाइम है उसका मतलब है, क्या मतलब है? या तो एट दैट टाइम, उस टाइम पर, या उसके पहले, बट नॉट आफ्टर दैट। प्लीज बी एट होम बाय 8 PM। तो बाय 8 PM का मतलब बिफोर, या तो 8 बजे के पहले, और अप टू 8 PM, या 8 बजे तक, बट नॉट आफ्टर, उसके बाद नहीं। तो जब टाइम के साथ में बाय का यूज किया जाए तो इसका मतलब क्या है? या तो जो टाइम, जो गिवन टाइम है उसके पहले, या फिर अप टू दैट टाइम, लेकिन उसके बाद में नहीं। तो ये हुआ बाय का यूज। फिर एक और है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर और आफ्टर ये बहुत कॉमन प्रीपोजिशन है। लगभग यदि आप जो भी लेसन पढ़ेंगे तो उसमें बिफोर या आफ्टर आएगा, लेकिन क्या वो प्रीपोजिशन बन के आता है, ये ध्यान रखना है। बिफोर और आफ्टर ये प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं, ये एडवर्ब का भी काम करते हैं, और ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। तो जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तो हम इनका कंजंक्शन का यूज पढ़ेंगे, जब हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे तो हम इनको एज अ एडवर्ब भी इनको देखेंगे, लेकिन अभी हम प्रीपोजिशन
के रूप में इनका क्या फंक्शन है, प्रीपोजिशन के रूप में ये टाइम बतलाते हैं, बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी बाद में। अब प्रीपोजिशन की तरह कैसे पता चले कि ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहे हैं, तो एक नियम मैंने आपको हमेशा बताया, जब हमने नाउन में भी पढ़ा, ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन में भी पढ़ा, कि जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो जब ये प्रीपोजिशन के फॉर्म में आएंगे तो इनके बाद में हमेशा या तो नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई गो टू वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट आया। आई स्लीप बिफोर 10 PM, तो यहां पर ये भी क्या हुआ, एज ए प्रीपोजिशन इसका यूज किया गया। तो हमको बाय, बिफोर एंड आफ्टर, इसमें बाय पर थोड़ा सा ज्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर का तो पता है, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। बाय में जो टाइम है वो कैसे बताया जाता है, और जो टाइम के पहले कोई काम करना है तो उसके पहले बाय का यूज करना है, इसको नोट कीजिए। और अब हम देखते हैं एक और प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का हिंदी मतलब है के दौरान, होल पीरियड। अब के दौरान का मतलब है कि किसी भी कोई भी एक्टिविटी है, वर्ब का कोई एक्शन चल रहा है तो उस पूरे एक्शन के दौरान। होल पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। होल पीरियड ऑफ टाइम, कोई काम चल रहा है ऐसा, तो इस पूरे में फ्रॉम द बिगिनिंग, यहां से लेकर यहां तक जब कोई एक्टिविटी है तो हम उसके लिए ड्यूरिंग भी यूज कर सकते हैं। कैसे, आई वॉज नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आई वॉज नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो देखो यहां पर ये इंटरव्यू चल रहा था, मान लीजिए इंटरव्यू यहां से शुरू हुआ और यहां पे जाके खत्म हुआ, तो जहां से इंटरव्यू शुरू हुआ और जहां तक चला उस पूरे के पूरे उस जो ड्यूरेशन में आई वॉज नर्वस। तो ड्यूरिंग का मतलब जो होल पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर अंत तक। ही विल स्टे विद मी, यहां पे मी कर ले, ही विल स्टे विद मी ड्यूरिंग जून। जून में वो मेरे साथ में रहने वाली है। तो पूरा जो जून का मंथ है, फ्रॉम 1 जून टू 30 जून, तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, तो उस ड्यूरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, ड्यूरिंग। एक और होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम मेंशन्ड। ड्यूरिंग का मतलब जैसे कि ऐसा होता है कई बार कि उसके दौरान, रात के दौरान अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो क्या है, पर्टिकुलर मोमेंट, एट ए पर्टिकुलर टाइम मेंशन्ड। जो ड्यूरिंग के बीच में यदि कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन किया गया हो तो हम ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। कैसे, रॉबर्स ब्रोक इनटू हर होम। ब्रोक इनटू का मतलब है सेंध लगाना। रॉबर्स ब्रोक इनटू हर होम ड्यूरिंग द नाइट। जो नाइट का पूरा पीरियड चल रहा था, नाइट थी, और नाइट के दौरान ही किसी पर्टिकुलर मोमेंट में, कभी रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी, तो क्या किया, रॉबर्स ब्रोक इनटू हर होम। तो ड्यूरिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कैसे यूज किया गया कि एट ए पर्टिकुलर टाइम मेंशन्ड। वो पूरा ड्यूरेशन तो चल ही रहा था, वो पूरा टाइम तो चल ही रहा था, उसमें पर्टिकुलर कोई टाइम मेंशन किया गया, तो ये क्या है, यहाँ पर ये ड्यूरिंग का यूज है। देखिए ये प्रीपोजिशन का यूज एग्जाम में तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमारे कन्वर्सेशन में, हमारी राइटिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है। प्रीपोजिशन के सही यूज से हम अपनी राइटिंग को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं, हम अपने कन्वर्सेशन को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आप इस पूरे जो ये इनके वीडियोस हैं, पूरा बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, इनको देखें, बार बार देखें और इनको समझें ताकि गलतियां आपसे ना हो। इस यूज को भी नोट कर लें। और अब देखते हैं फ्रॉम और टू का टाइम के लिए यूज। तो फ्रॉम का यूज हम कब करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहां से वर्ब का जहां से वो जो एक्शन है वो शुरू होता है उसके पहले फ्रॉम, और जहां पर एंड पॉइंट ऑफ टाइम है वहां पर हम टू लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं अब। ही वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 5। तो जो ऑफिस में वर्क करने का
टाइम है वो कब से स्टार्ट होता है? 10 से। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके पहले हमने फ्रॉम लगाया और एंड पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हमने टू को लगा दिया। ही लिव्ड इन भोपाल फ्रॉम 1990 टू 2010। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? उसके पहले हम लगाएंगे फ्रॉम और जो एंड पॉइंट ऑफ टाइम के पहले लगाएंगे टू। ही विल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हम मंडे है तो मंडे के पहले हम सिंस भी तो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, सिंस का कभी भी फ्यूचर के लिए यूज नहीं होता है। परफेक्ट टेंसेज में सिंस का यूज होता है। ही विल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे, वो मंडे से एब्सेंट रहेगा। तो यहां पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा जो एक्शन का जो टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग है उसकी, उसके पहले हमको फ्रॉम लगाना है। ही विल रिपोर्ट फॉर वर्क फ्रॉम ट्यूजडे। ही विल रिपोर्ट फॉर वर्क फ्रॉम ट्यूजडे। डे का नाम देखा और लगने लगे कि यहाँ तो सिंस ही आना है, लेकिन आप यहाँ पे टेंस देखिए कि वो जो अपना रिपोर्ट करेगा, कोई भी काम करने के जो रिपोर्ट देगा वो कब से देगा? फ्रॉम ट्यूजडे। तो ट्यूजडे जो क्या है वो रिपोर्ट देने का क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो यहां पर स्टार्टिंग जरूरी नहीं है कि एंड पॉइंट भी दिया हो, स्टार्टिंग पॉइंट दिया है तो आप उसमें फ्रॉम भरें। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। ये मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि जो सिंस है ये हमेशा पास्ट के लिए आता है, कि कोई एक्टिविटी पास्ट से शुरू होकर, अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तक चलती है। तो यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने मंडे देखा तो हमने यहाँ सिंस भर दिया। नहीं, सिंस का यूज फ्यूचर के लिए नहीं किया जाता है, सिंस परफेक्ट टेंसेज में यूज किया जाता है। ये हमको पॉइंट भी याद रखना है। इसको आप फ्रॉम एंड टू का यूज है, इस एक्सरसाइज को नोट कर लें। इसके आगे हम लोग और थोड़े से प्रीपोजिशंस हैं टाइम वाले, उनको पढ़ेंगे। और अब हम लोग देखते हैं टाइम के लिए टिल एंड अनटिल का यूज। टिल और अनटिल, इनके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। स्पेलिंग में इधर डबल एल है, इधर एक एल है, ये डिफरेंस है इनका। और टिल और अनटिल का मतलब क्या होता है? टिल यानी जो एक अप टू द स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम दिया गया है तब तक के सेंस में टिल और अनटिल का यूज किया जाता है। जो टिल है ये मोर कॉमन इन इंग्लिश पोइट्री एंड सॉन्ग। यदि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको टिल का जो इंग्लिश पोइट्री में काफ़ी यूज़ मिलेगा। इंग्लिश सॉन्ग सुनते होंगे तो सॉन्ग्स में भी टिल का काफ़ी यूज़ आता है। जो टिल है ये लेस फॉर्मल है, यानी जो अनटिल है ये फॉर्मल है और टिल फॉर्मल तो है लेकिन कम फॉर्मल है। यानी इसका आजकल इसका कन्वर्सेशन में यूज़ किया जाता है और इसको प्रेफर भी किया जाता है। अनटिल को अवॉइड किया जाता है, टिल के यूज को ज़्यादा यूज किया जाता है, टिल को ज़्यादा यूज किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है उस सेंस में टिल एंड अनटिल का यूज किया जाता है। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। आई मे हैव टू स्टे हियर टिल नेक्स्ट वीक। अब देखिए नेक्स्ट वीक, यहां पर टाइम दिया है। जो टिल के साथ में कई बार स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया जाता है, जो स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है अप टू दैट टाइम, उस टाइम तक दिया जाता है, तो वहां पर टिल। ही स्टडी टिल 11 PM। उसने 11 बजे तक पढ़ा। जो स्पेसिफिड, जो अप टू, ये जो गिवन टाइम है अप टू दैट टाइम, तो टिल यूज करेंगे। अब देखिए अनटिल, द बेबी क्राइड अनटिल मॉर्निंग। अनटिल का यूज थोड़ा सा क्या होता है, इम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। अपनी बात को इम्फेसाइज करने के लिए टिल के इन प्लेस ऑफ टिल अनटिल यूज करते हैं। कैसे? ऑफन यूज्ड विद अ नेगेटिव वर्ब टू एम्फेसाइज द लेंथ ऑफ एक्शन। नेगेटिव वर्ब के साथ में इसको एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। यहां पर देखते हैं द बेबी क्राइड अनटिल मॉर्निंग, यानी जो बेबी है वो कब तक उसने वो रोई, जो बच्चा कब तक रोया? अनटिल मॉर्निंग, सुबह होने तक। जैसे ही सुबह हुई उसने जो क्राई करना, रोना बंद कर दिया। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा एम्फेसाइज किया अपनी बात को। आई वेटेड हर अनटिल 11 PM। मैंने 11 बजे तक उसका इंतजार किया।
until, यानी जब तक 11 नहीं बज गए तब तक इंतजार किया, तो वही मतलब हुआ up to the specified time, till next week, until next week, till next week यानी अगले सप्ताह तक या फिर अगला सप्ताह होने तक। तो दोनों का मतलब सेम है, जो मीनिंग दोनों का सेम है, केवल यूज में डिफरेंस है। द बेबी डिड नॉट स्टॉप क्राइंग अंटिल मॉर्निंग। अब देखो ये है जो यहाँ पर कि इम्फेसाइज नेगेटिव वर्ब के साथ में इम्फेसाइज करने के लिए, बेबी डिड नॉट स्टॉप क्राइंग अंटिल मॉर्निंग, जब तक सुबह नहीं हो गई बच्चे ने चिल्लाना बंद नहीं किया। इसका मतलब वो कब उसने चिल्लाना बंद किया? जैसे ही सुबह हुई। तो मीनिंग सेम है, लेकिन बात को एम्फेसाइज करने के लिए नेगेटिव वर्ब के साथ में अंटिल का यूज किया गया। कुल मिलाकर जो टिल एंड अंटिल का यूज हम कब करेंगे? अप टू द स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम दिया गया है उस टाइम तक, उस टाइम पर, उस सेंस में टिल एंड अंटिल का यूज किया जाएगा। दोनों का मीनिंग सेम है। स्पेलिंग को थोड़ा सा याद कर लें, यहाँ पर डबल एल नहीं आता है, सिंगल एल है। और जो आजकल अंटिल को अवॉइड किया जाता है, टिल को लेस फॉर्मल है ये, यानी जो इनफॉर्मल में टिल को यूज किया जाता है। तो ये एक छोटा सा यूज है, इसको आप इसके एग्जाम्पल्स भी नोट कर लें और ये यूज भी नोट कर लें। और अब हम देखते हैं कि फ्रॉम का एक यूज टिल या अंटिल के कॉम्बिनेशन में भी किया जाता है। फ्रॉम को हमने टू के साथ देखा और फ्रॉम को टिल या अंटिल के साथ में। तो यहाँ पर हमको एक बात याद रखनी है कि जो फ्रॉम है उसका यूज टाइम के लिए भी किया जाता है और प्लेस के लिए भी किया जाता है। फ्रॉम के साथ टू भी टाइम के लिए भी और प्लेस दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन जो टिल या अंटिल है ये केवल टाइम के लिए यूज किया जाता है। जब हम लोग प्लेस वाले प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे तब हम फिर से फ्रॉम एंड टू का यूज पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज वहां क्लियर हो जाएगी। लेकिन फ्रॉम के साथ टिल या अंटिल का कॉम्बिनेशन हमेशा टाइम के लिए ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शी वर्कड फ्रॉम 9 AM टिल 5 PM। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है जो 9 AM है और जो एंड पॉइंट ऑफ टाइम है, जो स्पेसिफाइड टाइम है 5 PM। तो उसने कब तक काम किया? टिल 5 PM, 5 बजे तक, अप टू दैट टाइम, जो टाइम दिया गया उस तक। शी वेटेड हियर फ्रॉम 9 till 10। उसने 9 बजे से 10 बजे तक वेट किया, इंतजार किया। तो जो 10 till 10 का मतलब ये है अप टू 10 बजे तक। लेकिन एक बात याद रखनी है कि यदि यहां पर प्लेस दिया है फ्रॉम, तो आपको फिर टिल या अंटिल नहीं भरना है, क्योंकि टिल या अंटिल केवल टाइम के लिए आता है। ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है कि वहां पर फ्रॉम के साथ में स्टार्टिंग पॉइंट में कोई आपको प्लेस दे दें और आगे टिल अंटिल टू, तो आप उसको टिल भर दें, तो टिल नहीं आएगा क्योंकि वहां पर प्लेस है। अब हम लोग आगे कुछ ऐसे जो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो थोड़ी से अपवाद में आते हैं, उनको वहां पर लगाया जाता है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो जानना बहुत जरूरी है। इसको नोट करें, इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये जो वर्ड्स हैं, इनको पढ़ने पर आपको लगेगा कि यहाँ तो कंपैरिजन है और जहां पर कंपैरिजन होता है वहां देन आता है। लेकिन बार बार मैं आपको बतलाती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में अपने अलग नियम हैं। हम यदि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको समझेंगे तो निश्चित रूप से गलतियां होंगी। इसलिए हम एक लैंग्वेज के रूल्स को दूसरे लैंग्वेज में अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो वर्ड्स हैं, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सभी एडजेक्टिव हैं और ये कंपैरिजन दिखला रहे हैं। कंपैरिजन में लगता है कि देन आएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये टू प्रीपोजिशन को लेते हैं। ये हमको याद रखना है कि इनके साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन इज यूज्ड। कैसे? सेंटेंस देखते हैं। ही इज सीनियर दैन मी। वो मुझसे सीनियर है,
देखने में लग रहा होगा कि एवरीथिंग इज फाइन हियर, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है। यहाँ पर देन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। ही इज सीनियर टू मी। जो ये एडजेक्टिव्स हैं ये अपने साथ में टू प्रीपोजिशन लेते हैं, ना कि देन। ही इज सुपीरियर देन यू इन स्ट्रेंथ। देखिए कंपैरिजन हो रहा है ना, लेकिन यहां पर ये देन नहीं आएगा, इसकी जगह पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, हम यहां पर टू का यूज करेंगे। द पेपर इज इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब घटिया क्वालिटी का, निम्न क्वालिटी का, इंफीरियर। इंफीरियर के साथ में टू प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड। ही इज जूनियर देन मी। अगेन जूनियर इज इनकरेक्ट, करेक्ट क्या होगा यहां पर, टू होगा। तो हमको ये जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, इन एडजेक्टिव्स के साथ में हमको कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन में देन नहीं यूज करना है। इनके साथ में ऑलवेज टू प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड, ये हमको याद रखना है। तो ये इस तरीके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जहां पर कि प्रीपोजिशन जो आना चाहिए, जो लगता है वो नहीं आएगा या प्रीपोजिशन नहीं होगा, तो उसको हर क्लास में हम लोग ऐसे एक एक दो दो जो भी एक्सेप्शंस हैं उनको लेते चलेंगे, ताकि इकट्ठा पढ़ने में कंफ्यूजन हो सकता है, समझने में दिक्कत होती है, तो उनको ऐसा करके हम लोग समझते चलेंगे। तो ये आज हम लोगों ने प्रीपोजिशन, कौन से प्रीपोजिशन पढ़े जो कि टाइम को इंडिकेट करते हैं। फ्रॉम का यूज, टू का यूज, सिंस का, फॉर का, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल। बहुत छोटे छोटे इनके यूजेस हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो इस पूरी क्लास को, जो वीडियो ये था अपना प्रीपोजिशन का वीडियो क्लास था, इसको आप बहुत ध्यान से समझें, पढ़ें। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो अगला जो वीडियो मैं अपना जो वीडियो प्रिपेयर करेंगे उसमें फिर कुछ और प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।